नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, साथ ही आर्थिक विकास की झलक भी आपको दिखाएंगे। खेल जगत में क्या कुछ रहा हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। मैं हूं कृतिका और अगले 1 घंटे स्टूडियो में मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी भावना। कृतिका, सुप्रभात। नया सवेरा के सभी दर्शकों को सुप्रभात। तो जैसा कि नया सवेरा पूरा 1 घंटा पावर पैक्ड रहने वाला है, जहां देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे अगले 1 घंटे, और साथ ही साथ क्या घटनाक्रम चल रहे हैं खेल जगत में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में, और साथ ही साथ टेक टॉक की भी बात करने वाले हैं। अखबारों की सुर्खियां भी होंगी। चलिए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। भारत वियतनाम के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत होगी विभिन्न मुद्दों पर बात। ममता बनर्जी के इस्तीफे नहीं देने की जिद की चौतरफा निंदा। बीजेपी समेत कानून के जानकारों ने कहा, संविधान में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान। बंगाल में जल्द होगा विधायक दल के नेता का चयन। आज रात केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह और मोहन चरण मांझी। सूत्रों के अनुसार तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए टीवीके को समर्थन देगी कांग्रेस। विजय की ओर से 108 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में सरकार बनाने का दावा। अमेरिका ने रोका हॉर्मुज को फिर खोलने का ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम। ईरान के साथ समझौते की दिशा में हुई प्रगति के बाद फैसला, लेकिन नाकाबंदी रहेगी जारी। और एशियन बॉक्सिंग में भारत के युवा मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन। महिला खिलाड़ियों ने पहले ही दर्ज की 5 शानदार जीत। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां, और अब खबरों में बात विस्तार से, जहां आपको बता दें कि वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की इस समय भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है, जिसमें वियतनाम सरकार के कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल है। कल पहले दिन तो लाम ने बिहार में बोध गया का रुख किया और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने वियतनामी मठ का भी दौरा किया, जहां उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। अब आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का भी कार्यक्रम है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। उनका ये दौरा अपने आप में बेहद खास साबित होने वाला है, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे हो रहे हैं, और आज पीएम मोदी के साथ बातचीत के बाद कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर की भी उम्मीद है। तो आपको बता दें कि तोलाम का ये दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है भारत वियतनाम के रिश्तों के बीच, जहां नया अध्याय दोनों देशों के बीच यहां लिखता हुआ नजर आएगा। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को 10 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में वियतनाम के राष्ट्रपति का भारत आना अपने आप में अहम है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, और भारत और वियतनाम के रिश्तों के बारे में बात की जाए तो बेहद ही अहम ये दोनों रिश्ते रहे हैं, और जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच बातचीत होगी, उसमें रणनीतिक और रक्षा सहयोग को लेकर कैसे दोनों देश आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे?
हाँ, देखिए इसमें कह सकते हैं कि तीन इसके प्रमुख तत्व होंगे। एक तो रणनीतिक महत्व है इस यात्रा का, जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो वियतनाम के राष्ट्रपति हैं तो लाम, उनके बीच में जो बात होगी उसमें रणनीतिक, जो कि ऑलरेडी हमारा कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसे और कैसे, इसमें और कैसे आयाम दिए जा सकते हैं, जिसमें कि खास तौर पे हम देख रहे हैं कि दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट में पूरी दुनिया फंसी हुई है। एक तरफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरा तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो प्रयास हो रहे हैं दुनिया भर में, शांति के प्रयास हो रहे हैं, उन प्रयासों के बारे में बातचीत होगी। कैसे ये दोनों देश उन इलाके में शांति में मदद कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत होगी। और इसके अलावा कैसे ये जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे भारत और वियतनाम मिलकर वहाँ एक शक्ति संतुलन स्थापित कर सकते हैं। जो नौवहन की आज़ादी है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होने दे सकते। इन सारी चीज़ों पे बात होगी, क्योंकि देखिए एक जो महत्वपूर्ण बात है कि साउथ चाइना सी में भारत जो है वहाँ काम करता है, वहाँ तेल निकालने का काम करता है भारत, जिसपे कि चाइना की कई बार आपत्तियां होती रही, लेकिन भारत लगातार इस बात के प्रयास करता है और भारत वहां वो काम कर भी रहा है। तो इस तरह की व्यवधान ना आए, इसके लिए किस तरह से दोनों देश काम कर सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के बीच जो व्यापार है, व्यापार में क्या नए नए आयाम जुड़ सकते हैं। और खास करके जो भारत ने अभी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिजिटल इकोनॉमी के मामले में एक मील का पत्थर स्थापित किया है, उससे कैसे भारत और वियतनाम सहयोग कर सकते हैं, वह एक महत्वपूर्ण अवयव हो सकता है। उसमें समझौते भी हो सकते हैं। एआई के क्षेत्र में, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भारत और वियतनाम किस तरीके से समझौता कर सकते हैं। उसके अलावा सेमीकंडक्टर का इशू है, सेमीकंडक्टर के मामले में दोनों देश किस तरीके का समझौता कर सकते हैं। और तकरीबन 16.5 बिलियन डॉलर का व्यापार है भारत और वियतनाम के बीच में, और उसे कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, उसे और कैसे ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि माना यह जाता है कि दोनों जो अर्थव्यवस्थाएं हैं भारत और वियतनाम की, एक दूसरे की पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो जो भारत आयात निर्यात कर सकता है वो वियतनाम आयात करेगा, जो वियतनाम निर्यात कर सकता है वो भारत आयात करेगा, इसमें कोई टकराव नहीं है। तो इस मामले में कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण चर्चा होगी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चर्चा आपने जिस तरीके से बताया कि रक्षा सहयोग पे, तो रक्षा सहयोग में देखिए जो नेवी के क्षेत्र में हमारा सहयोग, बंदरगाह के सहयोग हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसके अलावा जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसके बारे में वियतनाम लगातार भारत के साथ बातचीत कर रहा है और एक तरीके से सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। अब उसको, हालांकि इसकी घोषणा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि रक्षा समझौते की घोषणा ये शिखर वार्ताओं में नहीं होती, लेकिन उस पर आखिरी बात हो सकती है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि तकरीबन ये 6000 बिलियन 6000 एक काफ़ी इसका महत्व है, 6000 बिलियन रुपया जिसको बोलते हैं, उसके आसपास का ये समझौता होगा। तो इस समझौते को किस तरीके से जल्दी आयाम दिया जा सकता है, इसके बारे में, और रक्षा के क्षेत्र में जो एक्सरसाइज है, समुद्री एक्सरसाइज है, इन सारे एक्सरसाइज को कैसे और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है, ये तीन आयामों पे महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। जी। इसके साथ ही अखिलेश, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री के साथ तो मुलाकात है ही, लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन भी वो जाएंगे, जहां पर उनका औपचारिक स्वागत होगा, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी खास मुलाकात। हाँ, निश्चित तौर पे राष्ट्रपति भवन में, जहां हम खड़े हैं अभी, राष्ट्रपति भवन पे आएंगे थोड़ी देर के बाद। तकरीबन 9 बजे यहाँ राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होना है, जहाँ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे, द्रौपदी मुर्मू भी रहेंगी और तोलाम भी रहेंगे। उनका विशिष्ट जो प्रतिनिधिमंडल है वो सारे यहाँ रहेंगे। तो निश्चित तौर पर यह एक महत्वपूर्ण औपचारिक होता है, औपचारिकता होती है भारत में आने वाले प्रतिनिधियों की। वो भारत परेड की सलामी भी लेंगे। उसके बाद उनको राजघाट जाना है, राजघाट में जहाँ महात्मा गांधी की समाधि पे वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में उनकी शिखर वार्ता होनी है। अखिलेश, यहाँ हमने ये भी देखा है कि अब भारतीयों के लिए वियतनाम एक बढ़िया टूरिज्म स्पॉट भी रहता है, तो क्या टूरिज्म को लेके और दोनों देशों के बीच किस तरीके से टूरिज्म को लेकर अर्थव्यवस्था में एक मजबूती आए, और यहाँ से जो टूरिस्ट वहाँ जाते हैं और वहाँ से जो यहाँ आते हैं उनके लिए सुगमता और अच्छी हो, क्या उसको लेकर भी बातचीत आगे बढ़ सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर टूरिज्म के बीच में भारत और वियतनाम के बीच में जो सहयोग है वो काफ़ी अहम माना जाता है,
और खास करके इधर के दिनों में जो हमें देखा जा रहा है कि भारत के जो पर्यटक हैं बड़ी संख्या में वियतनाम जा रहे हैं, और इसका एक कारण यह है कि वियतनाम भी भारत की तरह एक सस्ता टूरिस्ट अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है और वहाँ उस तरह की सारी सुविधाएं मिलती हैं जो अन्य जगहों पे उस कीमत पे नहीं मिलती हैं। तो इस मामले में भारत से बहुत बड़ी संख्या में आजकल टूरिस्ट वियतनाम जा रहे हैं और वियतनाम से भी टूरिस्ट भारत आ रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों में देखिए एक सांस्कृतिक समानता है और उस सांस्कृतिक समानता की वजह से भी दोनों देश जाते हैं। जैसे अभी वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम कल अपनी यात्रा के पहले दिन गए थे, महाबोधि जो मंदिर है वहां महाबोधि मंदिर पे उन्होंने दर्शन किए थे और उसके बाद वो वियतनामी जो वहां के बुद्धिस्ट जो मंदिर है वहां पे गए थे बोध गया में। तो ये जो कह सकते हैं कि एक जो समानता है सांस्कृतिक समानता, उस सांस्कृतिक समानता की वजह से वियतनाम के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटन पे आते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई लगातार और अपडेट्स आपसे जानते रहेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह न्यूयॉर्क दौरे पर हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच में पैनलिस्ट के रूप में शामिल हुए हैं और इस दौरान प्रवासन से जुड़े कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई सारी तस्वीरें भी साझा कर इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही विदेश राज्य मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया और लिखा कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच के राउंड टेबल 1 में पैनलिस्ट के रूप में शामिल होकर खुशी हुई। भारत द्वारा सुरक्षित और नियमित प्रवासन को सुगम बनाने के लिए उठाए गए कदमों को रेखांकित किया, जिनमें डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग, वाणिज्य दूतावास सेवाओं को मजबूत करना, प्रवासन एवं गतिशीलता समझौतों का संपादन तथा हमारे कुशल श्रमिकों के लिए कौशल अपग्रेडेशन, प्रशिक्षण और प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण इसमें शामिल है। यह भी रेखांकित किया गया है कि प्रवासन के प्रति हमारा दृष्टिकोण जन केंद्रित है, जो गरिमा, समावेशन और अधिकारों के सम्मान पर आधारित है। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच रुकेंगे नया सवेरा में एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कृतिका। और ब्रेक से जाने से पहले जैसा कि हमने बताया था कि पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, ये अब आपको बता देते हैं। यहाँ सब कुछ बदल रहा है, फिर चाहे वो सियासत हो, सत्ता हो या फिर वहाँ का हिंसा और भय वाला माहौल ही क्यों ना हो। जी हाँ, और जिस तरह से बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव
संपन्न हुए उसके बाद निर्वाचन आयोग की चर्चा भी अब खूब हो रही है और अब आगे भी ज्ञानेश कुमार अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे कदम बढ़ा रहे हैं और कई सारे महत्वपूर्ण और बड़े फैसले ले रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ताजा एक्शन में पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़काने वालों और साथ ही तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के डीजी सहित सभी डीएम्स, एसपीज और पुलिस अधिकारियों को निरंतर गश्त पर रहने के आदेश दिए हैं। और जैसे ही नतीजे आए हैं और नतीजे आने के बाद में अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक पल भी हम सभी को देखने को मिलने वाला है। जी हां, जब 9 मई को पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बीजेपी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रमुख नेता और पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री का नाम अब तक फाइनल नहीं हुआ है। ये फैसला विधायक दल की बैठक में किया जाएगा, जिसके लिए अमित शाह और मोहन चरण मांझी को पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में तय किया है। दोनों नेता आज रात कोलकाता पहुंचेंगे। और वहीं पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह खास दिन पर आयोजित होगा, क्योंकि अगर हम देखें 9 तारीख यानी रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती, जो बंगाल के लिए अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। और ये दिन केवल एक राजनीतिक परिवर्तन का नहीं है, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से भी जुड़ा हुआ है। तो 9 मई को शपथ ग्रहण का ये पूरा कार्यक्रम, और आज जब केंद्रीय पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद में जो पूरा औपचारिकताएं हैं, विधायक दल की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री कौन होगा वो उसे चुना जाएगा। तो जल्द ही विधायक दल की बैठक होने वाली है। आज केंद्रीय पर्यवेक्षक कोलकाता पहुंचेंगे। तो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह और मोहन चरण मांझी को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है, जहां कोलकाता पहुंचकर विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद ये पर्दा हट जाएगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जो पहला मुख्यमंत्री होगा वो आखिरकार कौन होगा। एक तरफ बीजेपी पूरी तैयारी में है, जश्न का माहौल है, तो वहीं टीएमसी में मायूसी छाई हुई है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में आए जनादेश के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, और इस पर अब कहीं ना कहीं चौतरफा ममता बनर्जी की निंदा भी हो रही है। बीजेपी का ये कहना है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भी संविधान में खास प्रावधान है और जो कुछ भी होगा संविधान के दायरे में ही होगा। आपको सुनाते हैं। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें हम कुछ बोलना नहीं चाहते। संविधान में प्रावधान है और जो कुछ है संविधान में है। सर्वोच्च स्थान पर संविधान है, तो जो कुछ होगा संविधान के दायरे से ही होगा। तो सम्यक भट्टाचार्य को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जो भी होगा संविधान के मुताबिक होगा। लेकिन ऐसे में अब क्या कहते हैं कानून के जानकार। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा है कि संविधान के अनुसार अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री को उनके पद पर बने रहने का अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो विधानसभा में बहुमत बनाए रखती है या फिर नहीं। और इसके साथ ही विकास सिंह ने यह भी बताया कि पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए। आपको सुनाते हैं। जो भी मुख्यमंत्री जब शपथ लेता है तो राज्यपाल की मर्जी से शपथ लेता है, और राज्यपाल की जब मर्जी निकल जाती, खत्म हो जाती है, तो शपथ का कोई मायने नहीं रहता है। हमने पहले भी देखा है, कई बार ऐसे मुख्यमंत्री का हुआ है जबकि उनकी मेजॉरिटी उनकी खत्म हो जाती है उनके असेंबली में, तो राज्यपाल के पास ये पावर है कि वो किसी और को जिसके पास मेजॉरिटी उसको बुला करके उसको शपथ दिलाए। एक तरह से इसको अंग्रेजी में जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर में मुख्यमंत्री सिर्फ काम करता है। जिस दिन डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर खत्म हो जाए उस दिन राज्यपाल के पास पूरा अधिकार है कि जो बहुमत जिसके पास है असेंबली का, उसको बुला करके उसको शपथ दिलाए। आइए अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री जब
चुनाव हो चुके हैं और बहुमत दूसरी पार्टी को मिल चुका है, ऐसी स्थिति होती है तो संविधान क्या कुछ कहता है ऐसी स्थिति में? संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत आपको बता रहे हैं कि राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद गठन की शक्ति है और राज्यपाल का कर्तव्य है कि सबसे बड़े दल को वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। अनुच्छेद 164(1) ये कहता है कि राज्यपाल की इच्छा तक पद पर सीएम रहेंगे और इस्तीफा अगर वो नहीं देते हैं तो ऐसे में बर्खास्तगी का भी विकल्प राज्यपाल के पास में है, यानी मुख्यमंत्री इस्तीफा ना दे तो राज्यपाल के पास ये अधिकार है। अनुच्छेद 172 के तहत किसी भी विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और विधानसभा के विघटन की बात करें तो 5 साल के कार्यकाल के बाद स्वचालित रूप से ही विधानसभा भंग हो जाती है। बिल्कुल, तो संविधान साफ तौर पर स्पष्ट कर रहा है कि राज्यपाल के पास जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं और राज्यपाल के पास वो पावर्स है जिसका इस्तेमाल कर वो ये सब डिसीजंस ले सकता है, ये सब निर्णय ले सकता है। तो मुख्यमंत्री इस्तीफा ना दे तो राज्यपाल के पास एक बड़ा अधिकार होता है, बर्खास्तगी का भी अधिकार राज्यपाल के पास होता है और ये बड़ी साफ सी बात है। संविधान में कहा गया है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है जिसके बाद चुनाव होते हैं और चुनावों में जो बहुमत जीतता है, जिसके पास बहुमत होता है, संविधान वही कहता है कि उसी का ही मुख्यमंत्री बनता है। हमारे साथ सौरभ दत्ता जुड़ चुके हैं कोलकाता से, हमारे संवाददाता। आइए सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, यह कुछ बातें कोलकाता से जुड़ी, पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी बड़ी ज़रूरी है कि एक तरफ तो चुनाव आयोग कड़े एक्शन मोड में है, साथ ही जब राजनीति की बात किया जाए तो एक तरफ बीजेपी में जोश है क्योंकि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन ममता यहाँ जिद पर अड़ गई है, कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। संविधान क्या कहता है ये हमने स्पष्ट बता दिया है अपने दर्शकों को। भावना, कृतिका, देखिए ये ममता बनर्जी जो जिद पर अड़ी हुई है, असल में ये राजनीति है, ये भी ममता बनर्जी की राजनीति है। वो कभी कहती है वाकफ लागू नहीं होने दूंगी, जब वो मुख्यमंत्री थे, अभी अब तो थे ही कहना पड़ेगा कि जब वाकफ लागू नहीं होने देंगे, आखिर में वाकफ लागू करना पड़ा। फिर बोले थे कि एसआईआर करने देंगे, वो हुआ, खुद ही अपना नाम वोटर लिस्ट में उन्होंने डाला और अब कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दूंगी। तो वो भी जानती है कि अगर वो कहती है कि इस्तीफा नहीं दूंगी तो इससे नई सरकार गठन होने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि 7 मई तक उनका एक्सपायरी डेट है। 7 मई के बाद वो वैसे ही एक्सपायर हो जाएंगे, कि जो उन्होंने 2021 में जब वो शपथ लिए थे तब से जो टेन्योर है वो नियम के अनुसार 7 मई तक ही वो सीएम रह सकती है। उसके बाद उस समय के अंदर ही चुनाव करवाना था और चुनाव करवा कर नई सरकार को वोट लेना था, शपथ लेना था। तो वो नई सरकार तो चुनाव तो हो गया है और नई सरकार 9 तारीख को शपथ लेंगे। तो अगर वो नहीं देती है तो इसमें नैतिकता की विषय है, मोरालिटी की विषय है, संविधान या फिर कानून का कोई समस्या होगा ऐसा है नहीं, ये वो भी जानती है। लेकिन वो अपने वर्कर्स को ये मैसेज देना चाहती है कि आप देखो मैं नहीं हार मानी, आप भी नहीं हार मानो। तो अभी उनके पास अपने वर्कर्स को एकजुट करने में कुछ रहा नहीं, कुछ बचा नहीं। और अभी वो आप जानती है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, अब तो इंडीजोट के बाकी जो अलायंस के जो मेंबर्स हैं, अब इंडीजोट उनको दिखने लगा है। और इसके पहले जब चुनाव में थे तब वो इंडीजोट को अटैक किए थे, कांग्रेस को अटैक किए थे। और कांग्रेस के राहुल गांधी भी यहाँ पर जब दौरे पर आए थे कैंपेन में, तब ममता बनर्जी की करप्शन को लेकर उनको आलोचना किया था। लेकिन अब वो करप्शन नहीं दिख रही है। तब वो राहुल गांधी कहे थे तृणमूल मतलब तोलाबाज, अब वो नहीं दिख रहे हैं। अब उनको दिख रहे, अब वो कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, हम सब मिलकर चलिए अब इंडीजोट को फिर से मजबूत करेंगे। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी पॉलिटिक्स की बातें हैं। अभी बंगाल की जनता जो है, आज कल जब ममता बनर्जी ये बात कही कि मैं रिजाइन नहीं दूंगी, तो इसको लेकर काफी आलोचना हो रही है कि और कब तक, एक के बाद एक। और अब तो ये भी सामने आ रहा है कि जिस तरह से चुनाव प्रचार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह को, गृह मंत्री अमित शाह को जिस भाषा से उन्होंने आलोचना की थी, जिस भाषा से केंद्रीय बल सहित कमीशन की आलोचना की थी, कोई भी बात को जनता अच्छी तरह से नहीं लिया है। वो मैंडेट में साफ दिख रहा है। अब ममता बनर्जी कब इसको दिख पाए वो तो ममता बनर्जी ही जानती है।
इसके साथ ही सौरभ, अगर हम देखें तो सीएम फेस को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पे अमित शाह और मोहन चरण मांझी आज कोलकाता पहुंचेंगे आज रात तक, जिसके बाद में विधायक दल की बैठक होगी। फिलहाल वहां पर किस तरीके का माहौल और कौन कौन से ऐसे बड़े नाम और बड़े चेहरे इस समय सीएम रेस में आपको नजर आते हैं वहां पर? देखिए, पहले तो मैं बोल दूं कि इसमें एक वो क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी वार्निंग ले लेता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, इसमें किसी को भी नाम लेना मतलब है कि खुद को एकदम खाई के किनारे लेकर चले जाओ, कभी भी गिर सकते हो। लेकिन ये बात सब है, ये बात कुछ लोगों का ये कहना है कि ममता बनर्जी को दो बार जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने हराया, तो साफ तरीके से वो एक बड़ा चेहरा है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है जी। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा कि जब अमित शाह यहाँ पर आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनके अगल बगल में समीक भट्टाचार्य, सुकांतो मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी सभी बैठे थे। साफ सवाल था उनसे कि बंगाल का सीएम कौन होगा। तो उनका तो कहना था कि जो बंगाली है वही बंगाल का सीएम होगा। तो फिर कहना था कि आपके अगल बगल में जो बैठे हुए हैं, डायस में जो बैठे हैं, उनमें से ही कोई होगा। तो उन्होंने कहा वेट कर लो भाई। तो अभी जो है वो सस्पेंस किसी भी केंद्रीय नेतृत्व ने खुला नहीं। और आप देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है, आप ही बोलिए, कि जहां पर विधायक दल के नेता चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑब्जर्वर हुए। ऐसे कितने राज्य हैं? बिल्कुल। तो बंगाल में ऐसा हो रहा है, तो आप मान ही सकते हैं कि ये कितना टफ चॉइस होने वाला है, ये तो दिख रहा है। तो आगे चल के देखना पड़ेगा। बीजेपी के यहाँ पे जो हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर सभी कार्यकर्ता आ रहे हैं जो नए। सौरभ, यहाँ ये भी पूछना होगा कि 9 मई का दिन क्या निश्चित कर लिया गया है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा? और अगर 9 मई, क्योंकि एक स्पेशल डे है, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी है और खासकर बंगाल का उनके साथ एक गहरा संबंध है और पूरे देश के साथ है। साथ ही साथ यहाँ मैं पूछना चाहूँगी, अगर शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को हो रहा है, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन यहाँ से होगा, क्योंकि इतिहास यहाँ रचा गया है और इस इतिहास में जब चुनाव जीते हैं तो शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक हो, उसके लिए कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही होगी। देखिए, शपथ ग्रहण के वेन्यू क्या होगा, कहाँ पर ये शपथ ग्रहण होगा, इसको लेकर चर्चा चल रहा है। ब्रिगेड यहाँ पर देखा गया है कि पिछली बार जब सरकारें हुई हैं तो ब्रिगेड में शपथ ग्रहण हुआ है। ब्रिगेड मतलब यहाँ का सबसे बड़ा मैदान, जहाँ पे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा रैली हुआ था जी। मार्च के महीने में वो जो सबसे बड़ा रैली हुआ था, जहां पर वो गिरीश पार्क वाला इंसिडेंट हुआ जिस दिन, वो मैदान की बात कर रहा हूं। तो वो काफी बड़ा मैदान है ब्रिगेड परेड ग्राउंड। लेकिन सुना जा रहा है ब्रिगेड परेड ग्राउंड होगा नहीं, कुछ सिक्योरिटी का भी इश्यूज है। प्रधानमंत्री जी आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे। तो नेताजी इंडोर स्टेडियम यहाँ का एक स्टेडियम है, बड़ा स्टेडियम है, इसका एक जिक्र हो रहा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सिक्योरिटी के कारण राजभवन में भी हो सकता है। 2011 में भी ममता बनर्जी जब सरकार पर आई थी तब राजभवन से ही वो शपथ ली थी। तो अभी इन सारी बातों को लेकर मेरे जो जानकारी मिल रही है वो सब गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचेंगे यहाँ पर, पहले ये बात कौन सीएम होगा, बाकी का पोस्ट क्या होगा, कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, पोर्टफोलियो क्या होगा, ये सब बातें तय होने के साथ साथ ही वेन्यू का भी जिक्र होगा। और दो बातें भी यहाँ पे बहुत जरूरी है। एक तो कलकत्ता का कलर पूरा नील, सफेद, ब्लू और व्हाइट होकर रखा है, वो भी तृणमूल का पॉलिटिकल कलर है। क्योंकि वो ममता बनर्जी जब ऑपोजिशन में थी तो हर बार कहती थी कि वो हवाई चप्पल पहनती है, तो उसका भी रंग सादा और नील था। तो उससे ही सारा शहर, राज्य का रंग कर दिया था, सरकारी भवन से लेकर हर स्ट्रीट का। यहाँ की ट्रैफिक का भी रंग वही किया था। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को राइटर्स से हटाकर नवान्न, यानी हावड़ा के उस पार गंगा के उस पार ले गया गया था, जिसका नाम दिया गया था नवान्न स्टेट सेक्रेटरीट का। ये सब में भी अदल बदल हो सकता है। तो काफी सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव भावना कृतिका हो रहा है ग्राउंड लेवल पर, जहां पर हर एक भाजपा एमएलए घर घर जा रहे हैं, जहां पे तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही है, हिंसा की घटनाएं हो रहे हैं, वहां पे जमीन पर जाकर वो बोल रहे हैं कि ये भाजपा नहीं है, ये तृणमूल नहीं है। किसी की पार्टी ऑफिस यहाँ पर दखल नहीं होगा, किसी की पार्टी ऑफिस दखल करके भाजपा का झंडा वहां पर नहीं उठेगा। जाकर खुद भाजपा के जो एमएलए है वो बोल रहे हैं कि हम इस परिवर्तन के लिए यहाँ पर आए थे। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो
ये मतगणना के 12 बजे के बाद, 4 तारीख के 12 बजे के बाद जो बीजेपी हुए हैं, भाजपा हुए हैं, वो सब इस सब काम में लिप्त है। प्रशासन को साफ तरीके से कहा गया है कि सबको अरेस्ट कीजिए और रंग ना देखकर, कलर ना देखकर व्यवस्था लीजिए। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि ये चुनाव का मैंडेट हिंसा के भी खिलाफ था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और आगे बढ़ते, तमिलनाडु में जिस तरीके से विजय तिलक हुआ है और तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव हुए और सोचा भी नहीं था जिस तरीके का मैंडेट तमिलनाडु में सामने आया, तो तमिलनाडु कांग्रेस ने विजय की पार्टी तमिलका वेट्री कजगम यानी कि टीवीके को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का फैसला कर लिया है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से ये दावा किया है। और इससे पहले कल कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा था कि विजय ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा है, जिस पर कांग्रेस नेतृत्व ने तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी को राज्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मौजूदा चुनाव में टीवीके ने पहली ही बार में सियासी मैदान में जो छक्का मारा है, उससे न सिर्फ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैरान है, बल्कि जो बाकी दल हैं वो भी ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनके जो सारे राजनीतिक समीकरण थे वो ध्वस्त हो गए और टीवीके को इस चुनाव में 108 सीट पर विजय हासिल हुई, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 5। अब ऐसे में सरकार बनाने का जो जादुई आंकड़ा है उसकी अगर हम बात करें तो वो है 118 और 5 विधायक की ओर जरूरत होगी। अब कहां ये भी जा रहा है कि इसके लिए टीवीके के जो अन्य छोटे दलों से संपर्क में भी है और इससे पहले कल विजय ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर सरकार बनाने का अनुरोध भी किया था। और वहीं NIA ने एक बेहद खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया। दरअसल NIA की जांच में ये सामने आया कि कुछ आरोपी अपने घर के अंदर जहर की फैक्ट्री चला रहे थे और इन लोगों का मकसद बेगुनाह लोगों की जान लेना था। अब इस मामले में NIA ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS से जुड़े 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है। NIA के अनुसार ये पूरा मामला बायो टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। मुख्य आरोपी हैदराबाद का रहने वाला है, डॉक्टर सैयद अहमद मोइनुद्दीन, और जबकि उसके जो 2 साथी हैं आज़ाद और मोहम्मद सुहेल उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इन तीनों के खिलाफ अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। जांच में सामने आया है कि ये आरोपी अपने विदेशी आकाओं के निर्देश पर काम कर रहे थे और युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलकर उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। और इनकी योजना लिसिन नामक बेहद घातक जहर का इस्तेमाल करने की थी, जो अरंडी के बीजों से बनता है। ये मामला सबसे पहले गुजरात ATS ने दर्ज किया था और नवंबर 2025 में एक टोल प्लाजा से डॉक्टर मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद इस पूरी साजिश का खुलासा हुआ था। उसके पास से अवैध हथियार और संदिग्ध सामग्री भी बरामद हुई थी। अब आगे की जांच में उसके दोनों साथियों को भी अब गिरफ्तार किया जा चुका है और NIA ने जनवरी 2026 में ये जांच अपने हाथ में ली थी और पाया कि मोहिउद्दीन अपने घर में गुप्त प्रयोगशाला बनाया था और जहां पर वो लिसिन तैयार कर रहा था। बाकी दोनों आरोपी फंडिंग, हथियारों की सप्लाई, रेकी और तालमेल जैसे कामों में सक्रिय रूप से शामिल थे। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच जारी है और एजेंसी इस साजिश से जुड़े अन्य लोग और हैंडलर्स तक पहुंचने की भी कोशिश कर रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आज समाचार पत्रों में क्या कुछ खास खबरें प्रकाशित की गई हैं अलग अलग पन्नों में। देखते रहिए नया सवेरा। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और फरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त सी साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। वक्त आ गया है प्रेस रिपोर्ट में जानने का कि आज समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरें क्या है। कृतिका। बिल्कुल भावना, अगर पहली और प्रमुख खबर की हम बात करें तो वो है कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई। कैबिनेट की बैठक में कई सारे बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें एक बड़ा फैसला है कि एमएसएमई को 5 साल के लिए बिना गिरवी के ही लोन दिया जाएगा। दरअसल पश्चिम एशिया में जो संकट है उसको देखते हुए सरकार ने एमएसएमई को बिना किसी गिरवी के 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का ये फैसला किया है, जिससे कि जो उनका कारोबार है उस पर किसी प्रकार का संकट ना हो, उसमें कोई कटौती ना आए। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बात कही। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एमएसएमई सेक्टर के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और हमारा फोकस जो है वो है उद्यमों को सशक्त बनाना, विकास की गति बनाए रखना और रोजगार पर है। और ऐसे में कपास उत्पादकता मिशन लाने के पीछे सरकार का मकसद कपास उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाना है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। दरअसल आपको बता दें कि वर्ष 2025-26 के जो आखिरी 3 महीने हैं उसमें एमएसएमई की तरफ से खर्च की गई जो कार्यशील पूंजी है उसका 20% लोन उस एमएसएमई को दिया जाएगा, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा भी 100 करोड़ होगी। और अगले साल मार्च तक एमएसएमई तक जो ये स्कीम है उसके तहत आप लोन ले सकेंगे, यानी कि 5 साल के लिए आपको ये लोन मिल सकता है। एमएसएमई सेक्टर को ये लोन दिया जाएगा और खास बात यह है कि आपको कुछ भी इसमें गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी, जिससे आप अपना रोजगार सुचारू रूप से चला सके। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर रेलवे से जुड़ी हुई है। रेलवे की पटरियों के रखरखाव से जुड़ी हुई है। रेलवे की पटरियों के रखरखाव के लिए असल में क्या होता है कि ट्रैकमैन की नियुक्ति होती है और ट्रैकमैन जो होता है वो रेलवे की पटरियों की जो सेहत है वो कैसे चल रही है उसका निरीक्षण करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि 200 से 300 ट्रैकमैनों की ट्रेन से कटकर हर साल मौत हो जाती है। ऐसे में अब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि सेंसर ड्रोन के जरिए इन रेलवे की पटरियों के रखरखाव की निगरानी की जाएगी। और रेलवे ने एक रक्षक नामक एक डिवाइस, वायरलेस डिवाइस वो सुनिश्चित किया है कि ये एक प्रणाली होगी जो अनिवार्य होगी और एक छोटा वायरलेस डिवाइस है जो ट्रैकमैन के पास होगा। और जैसे ही कोई ट्रेन उस सेक्शन के में प्रवेश करेगी तो ये डिवाइस 2 किलोमीटर पहले ही बीप और वाइब्रेशन के जरिए कर्मचारी को अलर्ट कर देगा, जिससे उन्हें ये सुरक्षित दूरी बनाने में पर्याप्त समय मिल सकेगा। सेंसर ट्रॉली की सहूलियत इसके अंदर होगी। सुरक्षा कवच के तौर पर ये रेलवे पटरियों के लिए काम करेगा, सटीक डेटा देगा, रियल टाइम निगरानी करेगा, साथ ही आधुनिक मेंटेनेंस से भी ये लैस होगा। और इसी के साथ जो तीसरी महत्वपूर्ण खबर है वो भी आप तक पहुंचा दें कि अधिक जहां दिल्ली में जिन जिन जगह पर ज्यादा जाम लगता है उसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया और अधिक जाम वाले जो 3 कॉरिडोर है वो अब सिग्नल फ्री कर दिए जाएंगे, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो इंडिया गेट से बदरपुर, पंजाबी बाग से टीकरी बॉर्डर और अंधेरिया मोड़ से गुरुग्राम बॉर्डर मार्ग तक ये पूरा डीपीआर इस समय तैयार किया जा रहा है एनएचआईए की तरफ से और इसके लिए पूरा डीपीआर तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। इसके लिए साफ तौर पर अगर हम देखें तो इससे फायदा होगा आम जनता को, क्योंकि इन कॉरिडोर की वजह से जो जाम मुक्त होने की यात्रियों के जो यात्रा समय है उसमें 30 से 40% की कमी आने की पूरी उम्मीद है। वाहनों को कम रुकने से ईंधन की खपत भी घटेगी और साथ ही कार्बन उत्सर्जन जो है उसमें भी कमी आएगी। अब इसको लेकर के जो केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा उन्होंने कहा है कि इन परियोजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य है आंतरिक सड़कों पर दबाव कम करना और वाहनों की औसत गति को बढ़ाना, जिससे कि डीपीआर में मौजूदा सड़क चौड़ीकरण और जंक्शन सुधार पर भी जोर दिया जा सके और जो आपकी यात्रा है वो सुगम हो, उसमें यात्रा में समय और कम लगे, आप जाम में ना फंसे ज्यादा देर तक। तो इसके लिए बड़ा फैसला लिया गया और डीपीआर तैयार किया जा रहा है।
तो ये तो थी समाचार पत्रों से कुछ दिलचस्प और प्रमुख खबरें जिन्हें अलग अलग पन्नों में आज प्रकाशित किया गया है अलग अलग अखबारों में। अब आइए आगे बढ़ लेते हैं और दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। और दुनिया भर की खास खबरों में सबसे पहले बात पश्चिम एशिया की करते हैं। दरअसल पश्चिम एशिया तनाव के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोकने का ऐलान किया है और अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ये लिखा कि ईरान के खिलाफ चले सैन्य अभियान में मिली सफलता पाकिस्तान और अन्य देशों द्वारा इस प्रोजेक्ट को रोकने के अनुरोध, इसके साथ ही ईरान के प्रतिनिधियों के साथ एक पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में हुई प्रगति को देखते हुए आपसी सहमति से प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोकने का फैसला लिया है। हालांकि नाकेबंदी पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी लिखा है कि देखना होगा कि इस फैसले के बाद समझौते पर बात बन पाती है या नहीं। आपको बता दें कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में फंसे जहाजों को निकालने के लिए अमेरिका ने 2 दिन पहले ही ऑपरेशन फ्रीडम शुरू करने का ऐलान किया था। और इसके साथ ही अराउंड द वर्ल्ड में अब नजर डाल लेते हैं फटाफट से और दुनिया भर की तमाम खास खबरों पर। मंगलवार को पूर्वी यूक्रेन में हुई रूसी हमलों में करीब 27 लोग मारे गए। रूस ने 2 दिन के संघर्ष विराम से ठीक पहले ये जानलेवा हमला किया। अफ्रीका के लेक चाड क्षेत्र में प्रतिबंधित इस्लामी आतंकी संगठन बोको हराम के हमले में 23 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 26 घायल हो गए। अमेरिका के टेक्सास के डलास के उत्तरी शहर कैरोल्टन में एक व्यक्ति ने 5 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। कोलंबिया के कंटेनमार्का प्रांत में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 9 श्रमिकों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब बात कर लेते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस की। बताते हैं आपको कि पर्सनल फाइनेंस में आप ऐसे कौन से विकल्प चुन सकते हैं जिससे आपका निवेश अच्छा हो और बचत अच्छी हो। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि बच्चों का पीपीएफ अकाउंट, इसके नियम क्या है। एक अभिभावक एक ही बच्चे के नाम पर खाता खोल सकता है पीपीएफ का। एक वित्त वर्ष में 500 रुपए के डिपॉजिट से शुरुआत होती है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आप अपने बच्चे के नाम पर ये अकाउंट खोल सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपए की डिपॉजिट लिमिट इसकी लागू होती है, तो जिससे कि आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी और खासतौर पर आपके बच्चे का जो भविष्य है वो सुरक्षित होगा। 15 साल का इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो क्या कुछ इसके नियम है पीपीएफ अकाउंट के, वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही मैच्योरिटी जब 15 साल पूरे हो जाएंगे तो मैच्योरिटी पूरी होने के बाद में आप इसमें जमा पूरा पैसा निकाल सकते हैं और 5-5 साल के लिए इसे बढ़ाना भी मुमकिन है। यानी कि आप अगर चाहें तो 5-5 साल के लिए इसे और आगे भी बढ़ा सकते हैं और पूरे निवेश पर टैक्स छूट से भी आपको इसमें लाभ मिलता है। आपको टैक्स में इसका बेनिफिट दिया जाता है। तो ब्याज पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता, यानी कि बच्चे के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य तैयार हो रहा होता है। साथ ही जो आपकी इनकम है उस पर भी टैक्स नहीं लगता। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन होती है। नाबालिग बच्चे के 18 साल का होने के बाद दे ये एप्लीकेशन अकाउंट का स्टेटस माइनर से मेजर करने के लिए एप्लीकेशन, यानी कि जब बच्चा छोटा है 18 साल से कम है तब वे माइनर है और फिर मेजर के लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है। आइए अब आगे बढ़ते टिकटॉक की बात कर लेते हैं। तकनीक की दुनिया में आपको ले चलते हैं और क्या कुछ कमाल हो रहा है बताते हैं आपको टिकटॉक में। तो टिकटॉक में बात करते हैं बुलेट ट्रेन की। दरअसल मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में एक बड़ा इंजीनियरिंग कारनामा सामने आया। दरअसल अहमदाबाद के मणिनगर में सक्रिय रेलवे ट्रैक के ऊपर महज 22 दिनों में 5 भारी पोर्टल बीम सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए और इन बीमों का वजन की अगर हम बात करें तो 1170 से 1360 मीट्रिक टन के बीच है और हर बीम को सिर्फ 3.5 घंटे में ही स्थापित किया गया, जो पहले लगने वाले समय से काफी तेज है। खास बात यह है कि हर बीम को महज 3.5 घंटे में स्थापित किया गया है, जो पहले लगने वाले लगभग 9 घंटे के मुकाबले काफी तेज है। ये जटिल काम सीमित जगह, ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइनों और चालू रेलवे ट्रैकों के बीच 2200 टन क्षमता वाले क्रॉलर क्रेन की मदद से किया गया है, जिसका पहली बार इस तरह से इस्तेमाल हुआ। अहमदाबाद के मणिनगर में ये संरचना 30 से 34 मीटर के बड़े स्पैन को कवर करती है, जिससे बुलेट ट्रेन ट्रैक सुरक्षित और स्थिर रह सके।
आगे बढ़ते हैं। एक दिन और एक उत्सव में आज क्या कुछ है खास, आइए आपको बताते हैं। झारखंड की उस माटी में चलते हैं जहां बैसाख की तपती गर्मी के बीच में आस्था, तपस्या और विश्वास का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है, और वो है मंडा पूजा, जिसे कहीं भोक्ता पर्व तो कहीं पर चड़क पूजा भी कहा जाता है। आइए आपको दिखाते हैं। वैशाख के महीने में झारखंड के गांवों और शहरों में मंडा पूजा की शुरुआत होती है। रांची, धनबाद, हजारीबाग, गुमला, खूंटी और गिरिडीह जैसे जिलों में 150 वर्षों से भी अधिक पुरानी इस परंपरा में श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हुए अच्छी फसल, समय पर बारिश और लोक कल्याण की कामना करते हैं। मंडा पूजा की सबसे बड़ी पहचान है कठिन तपस्या। 7 से 9 दिनों तक निर्जला उपवास रखने वाले श्रद्धालु भोक्ता कहलाते हैं। सफेद धोती में लिपटे ये भक्त सांसारिक सुखों को त्याग कर पूरी तरह शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस पर्व में नारी शक्ति की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब भोक्ता कठिन अनुष्ठानों से गुजरते हैं, तब सोखताइन सिर पर कलश लेकर नंगे पैर खूंटा के पास खड़ी रहती हैं। उनकी मौन प्रार्थना और उपवास इस आस्था को और भी मजबूत बनाता है। वहीं पाटोनी यानी मुख्य पुजारी परंपरा के अनुसार अनुष्ठान की अगुवाई करते हैं। रात होते ही मंडा पूजा का रंग और भी गहरा हो जाता है। छऊ नृत्य और पारंपरिक लोकगीतों के जरिए पौराणिक कथाएं जीवंत हो उठती हैं। मंडा पूजा सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि झारखंड की उस जीवंत संस्कृति का उत्सव है जहां आस्था इतनी गहरी है कि कठिन तपस्या भी आनंद में बदल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज हम आपको मिलवाएंगे छत्तीसगढ़ की डॉक्टर बुधरी ताती से, जिन्होंने लगभग अपनी चिकित्सा सेवा और समर्पण से जनजीवन में उम्मीद की नई रोशनी जगाई है। छत्तीसगढ़ की डॉक्टर बुधरी ताती एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कर दिया उन लोगों के नाम जो नक्सल आतंक के साए तले बिना विकास के जीने को मजबूर थे। ना स्वास्थ्य, ना शिक्षा, ना सड़कें, ना रोजगार। लेकिन डॉक्टर बुधरी ताती ने ठान लिया, 15 वर्ष की आयु से ही वे इनके कल्याण कार्यों में जुट गई। कभी कभी जीवन हमें ऐसे रास्तों पर ले आता है जहाँ हर कदम पर संघर्ष खड़ा होता है, जहाँ अभाव, डर और अनिश्चितता हर दिन की सच्चाई बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इन हालात के आगे झुकते नहीं, बल्कि इन्हें बदलने का संकल्प लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर के सुदूर वनांचल से एक ऐसी ही प्रेरक कहानी सामने आती है। ये कहानी है डॉक्टर बुधरी ताती की, जिन्हें बस्तर के लोग प्यार से बड़ी दीदी कहकर पुकारते हैं। दंतेवाड़ा जिले के नक्सल प्रभावित हीरानगर गांव में जन्मी डॉक्टर बुधरी ताती ने बहुत छोटी उम्र में ही समाज सेवा का मार्ग चुन लिया था। सिर्फ 15 वर्ष की आयु में गुरमगुंडा आश्रम के लखनऊ बाबा से प्रेरणा लेकर उन्होंने ये ठान लिया कि उनका जीवन केवल समाज के लिए होगा। हमने इसी दंतेवाड़ा क्षेत्र से लेकर पूरे संभाग दक्षिण बस्तर में हमने संपर्क किए, पैदल यात्रा किए। लगभग 545 गांव को घूमे हैं। कोई काम नहीं कि खाली गांव में घूमे, कहाँ कैसा है, बिना रास्ता के गए, कहीं बिना पहचान के, हमको तो कोई लोग नहीं जानते थे। तब हमको भिन्न भिन्न प्रकार का बहुत सारा अनुभव आया। के फिर हम लोग ने सबसे पहले तो समरसता लाने का कोशिश की है, लेकिन आज भी उस समाज चाह रहे हैं कि हम भले ऐसा रहे, लेकिन आने वाला हमारा पीढ़ी भविष्य भव्य बने, आगे बढ़े और बढ़ाए। लगभग 40 वर्षों से डॉक्टर बुधरी ताती बस्तर और अबूझमाड़ के उन दुर्गम इलाकों में लगातार सक्रिय हैं, जहां सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह नहीं पहुंच पाई। उन्होंने गांव-गांव पैदल चलकर लगभग 500 से अधिक गांवों और सैकड़ों बस्तियों तक पहुंचकर महिलाओं, बच्चों, परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भानपुरी में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की
तो वहीं हीरानार में मां शंखिनी महिला उत्थान संस्था के माध्यम से गरीब और अनाथ बच्चों की शिक्षा व देखभाल की जिम्मेदारी संभाली। साथ ही वृद्धाश्रम की स्थापना कर उन्होंने बेसहारा बुजुर्गों को सहारा दिया, जहां उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। उनका ये सफर आसान नहीं था। नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करते हुए डॉक्टर बुद्री ताती को कई बार धमकियों और खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके कदम कभी डगमगाए नहीं। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा निर्णय लेते हुए समाज सेवा के लिए विवाह न करने का संकल्प लिया और अपना पूरा जीवन बस्तर के लोगों के नाम कर दिया। उनकी ये यात्रा इस अटूट विश्वास की मिसाल है कि कठिन परिस्थितियों में भी बदलाव की नई राह बनाई जा सकती है। समाज के लिए किए गए उनके अतुलनीय योगदान के लिए समाज सेवी डॉक्टर बुद्री ताती को पद्मश्री सम्मान के लिए हार्दिक बधाई। और इसी के साथ नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। आईसीसी की मेंस टी20 टीम की ताजा रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत नंबर 1 पायदान पर है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 17 लड़कों की प्रतियोगिता में यश यादव ने तुर्कमेनिस्तान के सुलेमान अहमदोव को पर 5-0 से शानदार जीत दर्ज की। भारतीय पुरुष और महिला अंडर 18 हॉकी टीम 15 से 20 मई तक भोपाल में ऑस्ट्रेलिया के अंडर 18 टीमों के साथ 4 मैचों की सीरीज खेलेंगी। एएफसी अंडर 17 महिला फुटबॉल एशिया कप में भारत की महिला फुटबॉल टीम को जापान से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। फुटबॉल विश्व कप से पहले ब्राजील में 48 साल पुरानी एक परंपरा को फैंस ने कायम रखा है। यहाँ की एक सड़क हर फुटबॉल विश्व कप पर आर्ट वर्क से सज जाती है और इस साल भी ये सिलसिला नहीं टूटा। आइए आपको दिखाते हैं। ये है रियो डी जेनेरो की परेरा नून्स स्ट्रीट। विला इसाबेल इलाके में मौजूद इस सड़क के लिए फुटबॉल विश्व कप बेहद खास होता है। पिछले 48 साल से हर 4 साल में एक बार जब भी फुटबॉल विश्व कप का आयोजन होता है, यहाँ रहने वाले लोग मिलकर दीवारों और सड़क पर फुटबॉल विश्व कप से जुड़े म्यूरल्स बनाते हैं। इस साल ये सड़क फुटबॉल विश्व कप की ट्रॉफी, ब्राजील के पुराने दिग्गज फुटबॉलर और मौजूदा फुटबॉल टीम के सदस्य और ब्राजील के राष्ट्रीय रंगों से सजी दिखाई दे रही है। वहीं 3 मेजबान देशों अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के झंडों की झलक भी देखने को मिल रही है। आयोजकों का कहना है कि ये म्यूरल्स शांति, सहिष्णुता और समावेशिता का संदेश देते हैं। उत्साह को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हर विश्व कप में यहाँ ये आर्ट वर्क देखने को मिलता है। उम्मीद है कि ये आर्ट वर्क भाग्यशाली साबित हो और ब्राजील एक बार फिर चैंपियन बने। हमें विश्व कप की जरूरत है। हमेशा की तरह हम एक बड़ी स्क्रीन पर मैच देखेंगे। एक बड़ी पार्टी होगी। अगर ब्राजील की टीम पहले दौर से आगे चली जाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ब्राजील ने पिछली बार 2002 में जापान में विश्व कप जीता था। इटली के कार्लो एंचेलोटी के कोच बनने के बाद से ये ब्राजील की टीम का पहला फुटबॉल विश्व कप होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं देश भर में मौसम का हाल, अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
और इसी के साथ नया सवेरा में विदा लेने से पहले आइए आपको दिखाते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के कुछ अद्भुत दृश्य। जी हाँ, ये अद्भुत दृश्य है जो प्रकृति के सबसे शक्तिशाली और अद्भुत घटनाओं में से एक है। पृथ्वी से निकलकर आसमान की ओर उछलता लावा एक फव्वारे जैसा लगता है। आप देखिए ये तस्वीरें और इसके साथ ही हवाई के प्रसिद्ध किलाउआ वॉल्केनो की ये विस्मयकारी तस्वीरें। और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी भावना और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।